जब भी हम अंडरवर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? फिल्में, है ना? सफेद कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां और वो डरावने डायलॉग्स। लेकिन क्या उस ग्लैमर के पीछे की दुनिया वाकई वैसी ही है? चलिए आज इस पूरी तस्वीर को जरा और करीब से समझते हैं। क्राइम जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल ने ये बहुत दिलचस्प बात कही है। ये अंडरवर्ल्ड की उस सच्चाई को दिखाता है जो फिल्मों के पर्दों पर कभी नजर नहीं आती। मतलब सबसे बड़ा डॉन भी अंदर से कितना खोखला और डरावा हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अंडरवर्ल्ड की असली कहानी है क्या। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उस पूरी मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जो इस दुनिया को चलाती है, इसके सरगना से लेकर इसके काम करने के तरीकों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस संगठन के मुखिया यानी डॉन से। और जब भी भारतीय अंडरवर्ल्ड की बात आती है तो दाऊद इब्राहिम से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती। ये नंबर देखिए जरा, 2000 करोड़ रुपए। ये दाऊद इब्राहिम की अंदाजन सालाना कमाई थी, वो भी तब जब वो मुंबई में एक्टिव था। ये आंकड़ा हमें सिर्फ ये बताने के लिए काफी है कि उसका ऑपरेशन कितना बड़ा था। इतनी दौलत, इतनी ताकत। लेकिन आपको पता है, इन डॉन्स का सबसे बड़ा डर पुलिस नहीं होती। उनका डर होते हैं बाकी सब लोग, मतलब दुश्मन गैंग्स, सिस्टम और यहां तक कि उनके अपने ही लोग, जो हर पल उनकी जगह लेने को तैयार बैठे हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। माफिया और आतंकवादी दोनों ही गैर कानूनी हैं, पर उनकी वजहें बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, माफिया का एक ही मकसद होता है, पैसा और ताकत। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक आतंकवादी संगठन किसी खास राजनीतिक या धार्मिक सोच को फैलाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन क्रिमिनल एम्पायर्स को चलाने वाली मशीनरी असल में काम कैसे करती है। मतलब भर्ती कैसे होती है और ऑपरेशंस कैसे चलते हैं। गैंग्स के लिए नए लोग भर्ती करने की सबसे बड़ी जगह कौन सी होती है? जेलें। और उनका तरीका बड़ा सिस्टमैटिक है। पहले वे ऐसे कैदियों को ढूंढते हैं जिनके पास कानूनी मदद के लिए पैसे नहीं होते। फिर उनकी मुफ्त में जमानत करवाते हैं। अब वो शख्स एहसान के बोझ तले दब जाता है, उसे सीधे गैंग बॉस के पास ले जाया जाता है और फिर उसे कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता है। अच्छा, इस मशीनरी में जो लोग काम करते हैं, खासकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, उसके दिमाग में क्या चलता है? एक कुख्यात हिटमैन के इंटरव्यू से एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। ये शब्द हैं फिरोज कोकनी के, जिसे द किलिंग मशीन भी कहा जाता था। ये एक बेहद डिस्टर्बिंग मानसिकता है जिसे एक्सपर्ट्स साइको सेक्स किलर कहते हैं। मतलब एक ऐसा अपराधी जिसके लिए हत्या करना एक तरह का यौन सुख पाने जैसा है। ये दिखाता है कि ये लोग इंसानियत से कितना दूर जा चुके होते हैं। और इस तरह की क्रूर मानसिकता और अंडरवर्ल्ड के सारे काले कारनामे, इनकी एक सेंट्रल जगह हुआ करती थी, डांस बार। ये सिर्फ नाच गाने की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो अंडरवर्ल्ड का एक तरह से नर्वस सिस्टम था। यहाँ दुश्मन गैंग्स मिलते थे, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, ताकत दिखाई जाती थी। यहाँ तक कि मुंबई का पहला बड़ा गैंग वॉर भी एक डांस बार से ही शुरू हुआ था। लेकिन समय के साथ कहानी बदलती है। संगठित अपराध का चेहरा भी बदला है और ये अब उन जगहों पर फैल गया है जो हमें दिखाई भी नहीं देती। एक ऐसा ही शब्द है हाईवे माफिया। शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी ना हो। ये वो संगठित गिरोह हैं जो हमारी नज़रों से दूर देश के हाईवेज पर कीमती सामान से भरे ट्रकों को लूटते हैं। अब इस माफिया का स्केल समझिए, 90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये हाईवे माफिया इंडस्ट्री का अनुमानित सालाना टर्नओवर है। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं, बल्कि देश के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है। और ये बिजनेस मॉडल इतना सफल क्यों है, ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, लूट की लागत बहुत कम, लेकिन गिरोहों को होने वाला फायदा बहुत ज्यादा। ये हाईजैक किया हुआ सामान काले बाजार में भारी मुनाफे पर बेचा जाता है। पर इस मुनाफे की एक बहुत क्रूर कीमत भी है। कई ड्राइवर्स, उनकी हत्या कर दी जाती है और सिस्टम वो अक्सर दूसरी तरफ देखता है। क्योंकि बड़ी कंपनियों का माल इंश्योर्ड होता है, तो वो भी ज्यादातर मामलों में कार्रवाई के लिए दबाव नहीं बनाती और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं संगठित अपराध के सबसे नए, सबसे मॉडर्न रूप की, जो हमारी फिजिकल दुनिया से निकलकर अब डिजिटल दुनिया में पहुंच चुका है। आजकल डिजिटल क्राइम के 4 बड़े रूप देखने को मिल रहे हैं। पहला, बैंकों पर बड़े बड़े साइबर हमले। दूसरा, साइबर स्लेवरी, जिसमें युवाओं को नौकरी का लालच देकर विदेशों में स्कैम सेंटर्स में फंसाया जाता है। तीसरा,
ये शिकारी लोन ऐप्स जो तुरंत कर्ज देकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और चौथा, ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चलने वाला अवैध सट्टेबाजी का बहुत बड़ा नेटवर्क। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। क्या ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती? एक बहुत पुरानी कहावत है और ये इशारा करती है एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ। इतने बड़े लेवल का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिना सिस्टम के सपोर्ट या अनदेखी के मुमकिन ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ही कोई बड़ी कमी है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अपराध सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है। ये एक लक्षण है हताशा का, भ्रष्टाचार का और एक नाकाम सिस्टम का। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करेंगे। अगर अपराध सिर्फ एक लक्षण है और असली बीमारी हमारा टूटा हुआ सिस्टम है, तो फिर इलाज की शुरुआत आखिर कहाँ से होनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है।